सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होता है। जानते हैं पाठ को पढ़कर सभी बातें विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। सबसे पहले भाषा के विषय में जानते हैं। यहाँ पर हमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। उपरोक्त पहले चित्र में सौम्या फोन पर बोलकर अपनी बात दादाजी को बता रही है और दादाजी सुनकर उसकी बात समझ रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में आकाश अपनी माँ को पत्र लिख रहा है और माँ पत्र मिलने पर पत्र पढ़कर उसकी बात समझ रही है। विचारों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखे दो चित्र। एक में एक लड़की अपने पिता से बात कर रही है और पिताजी फोन पर सुनकर उसकी बात को समझ रहे हैं। दूसरे में एक बालक क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है और माँ उसकी पत्र को पढ़कर उसकी बात समझ रही है। तो यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जो भाषा होती है विचारों का आदान प्रदान का ही एक साधन है। विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। तो इसकी जो परिभाषा है वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा कहलाती है। तो भाषा ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अपने हम बातों को बोलकर समझा सकते हैं, दूसरा सुनकर समझ सकता है, दूसरों की बातों को हम समझ सकते हैं सुनकर, ठीक है, वो भी बोलकर अपनी बात बता सकता है। ऐसे ही लिखकर भी बात बताई जा सकती है और पढ़कर समझी जा सकती है। तो ये साधन ही क्या है, भाषा है। अब आते हैं भाषा के रूप, यानी कि भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। तो इनके बारे में जानते हैं। मौखिक रूप, भाषा के जिस रूप में विचारों का आदान प्रदान बोलकर या सुनकर किया जाता है उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे तथा अनपढ़ सभी लोग करते हैं। बच्चों, भाषा के ऐसे रूप को मौखिक कहा जाता है जब हम अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को बोलकर बताते हैं और दूसरा सुनकर उसको समझता है, या फिर दूसरा अपनी बातों को बोलकर बताता है और हम उसकी बात सुनकर समझते हैं। तो ये मौखिक रूप है। तो मौखिक भाषा जो होती है उसका प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों लोग सामान्य रूप से कर सकते हैं। अब दूसरा रूप होता है भाषा का लिखित रूप। भाषा के जिस रूप में विचारों का आदान प्रदान लिखकर या पढ़कर किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जब हम अपनी बात किसी लिख कर बताते हैं दूसरों को, सामने वाला पढ़कर समझता है, या फिर हम सामने वाले की बात को पढ़कर समझते हैं, ये आदान प्रदान होता है भाषा का लिखित रूप में। और लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। इसको केवल पढ़े लिखे ही लोग प्रयोग में ला सकते हैं, भाषा के इस रूप को। अब है भारतीय भाषाएं। भारत हमारा बहुत बड़ा है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भारत एक विशाल देश है। इसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रत्येक राज्य की अपनी विशेष संस्कृति, वेशभूषा एवं खान पान आदि है। इन सभी विविधताओं के साथ साथ प्रत्येक राज्य की भाषा में भी विविधता है। तो बहुत बड़ा देश है भारत बच्चों। यहाँ पर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो हर राज्य का पहनावा, खान पान, संस्कृति सब कुछ अलग है। इसके कारण भाषा भी वहाँ की अलग है और हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं, विविधता है भाषाओं में। तो भारत के कुछ राज्यों की प्रमुख भाषाएं निम्न है। तो यहाँ पर कुछ राज्य और उनकी भाषाएं दी गई हैं। पढ़ते हैं कौन से राज्य की कौन सी भाषा है। राज्य और भाषा ये तालिका के माध्यम से समझाया है। राज्य, भाषा, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, ठीक है, कश्मीर कश्मीरी, कर्नाटक कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल, ओडिशा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम बोली जाती है, असम में असमिया, गोवा में कोंकणी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है और मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। पश्चिमी बंगाल में बांग्ला और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है हिंदी। अब हिंदी कई राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा आदि की भाषा है। इसके अतिरिक्त यह भारत के कई क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। सरकार के सभी कार्य राजभाषा में होते हैं। तो हिंदी बच्चों जो बोली जाती है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि और राज्यों में भी बोली जाती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा आदि में बोली जाती है। और भी कई सारे राज्य हैं भारत में जो जहां पर हिंदी का प्रयोग होता है। कई क्षेत्रों में इसको बोला जाता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हिंदी ही बोलने वाले हैं भारत में। और सरकार के भी सारे कार्य जो होते हैं वो हिंदी भाषा में ही होते हैं, राजभाषा में होते हैं। कुछ एक तथ्य और है, ये भी हमें जानना चाहिए, यह भी जाने।
14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को, जिस दिन ये हमारी राजभाषा बनी थी। अब हमारा अगला जो प्रकरण है वो है बोली। बोली क्या होती है? बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। यह किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाती है तथा इसका क्षेत्र भी सीमित होता है। इसका नाम प्राय स्थान के नाम पर ही रखा जाता है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, राजस्थान में राजस्थानी आदि। बच्चों, जो बोली होती है भाषा का एक मौखिक रूप ही होता है। छोटे से क्षेत्र आदि में इसको बोला जाता है और जहां पर ये बोली जाती है उसी क्षेत्र के हिसाब से इसका नाम रख दिया जाता है। जैसे हरियाणा में बोली जाती है तो हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी ही होती है और राजस्थान में राजस्थानी बोली का प्रयोग होता है। तो इसकी जो परिभाषा है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जो बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाए वही बोली है। और कई बार जब ये विस्तृत रूप धारण कर लेती है तो ये भाषा भी बन जाती है। अब आती है लिपि। लिपि क्या होती है? बोलते अथवा बातचीत करते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जब भी हम कोई भी बात बोलते हैं, हमारे मुख से कुछ आवाजें, कुछ ध्वनियां निकलती है, ठीक है। जब हम उनको, उन आवाजों को, उन ध्वनियों को एक लिखित रूप प्रदान कर दे, वही लिपि होता है। लिखने का ढंग, तरीका, विधि ही लिपि है। ध्वनि चिन्हों का जो लिखित रूप है उसे ही लिपि कहा जाता है, ठीक है। ये हो गई लिपि। जो लिपि की परिभाषा होगी, किसी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका है, जो ढंग है, वही लिपि है। प्रत्येक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। तो हर भाषा है उसकी लिपि अलग होगी। तो यहाँ पर कुछ भाषा और लिपियां दी गई हैं, पढ़ते हैं इनको भी। भाषा, लिपि। भाषा, लिपि। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन। संस्कृत भी देवनागरी भाषा लिपि में ही लिखी जाती है। उर्दू फारसी में, पंजाबी गुरुमुखी में, बांग्ला बंगाली लिपि में, और जर्मन रोमन लिपि में, और चीनी हांजी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ये हो गई विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपियां। अब जानते हैं व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। शिखर को गर्म करके दूध दो, किसान खेत में हल चला रही है। तो हमने दो वाक्य पढ़े अभी। उपरोक्त चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप इस प्रकार। तो बच्चों, ये दोनों ही वाक्य गलत लिखे गए हैं, अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। अगर इनको हम शुद्ध रूप में लिखे तो किस प्रकार से होगा? शिखर को दूध गर्म करके दो, किसान खेत में हल चला रहा है। वाक्य शुद्ध सही है या अशुद्ध गलत, इसका ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा हो रहा है। तो हम कैसे पता चलाएंगे कि कोई वाक्य गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है? इसके लिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें व्याकरण के नियमों के बारे में बताता है। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना और पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है बच्चों जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं सीख सकते। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। हमने जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह भाषा है। ऐसा साधन है भाषा जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। दो प्रकार के रूप है भाषा के, एक है मौखिक और एक लिखित। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। लिखने का तरीका लिपि होता है। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। तो हमने ये सारी चीजें सीख ली हैं। अब हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा, शब्द, वर्ण। तो विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है वो होती है भाषा। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 5 सितंबर को। तो ये हमारा जो हिंदी दिवस है वो आता है 14 सितंबर के दिन। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को कहते हैं भाषा। व्याकरण लिपि तो से लिपि कहते हैं हम। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फारसी, रोमन, देवनागरी। तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें उचित शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग कैसे लोग करते हैं?
पढ़े लिखे व अनपढ़, मतलब दोनों लोग कर सकते हैं। भारत एक विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ा देश है, भारत एक विशाल देश है। रिक्तस्थान भारत के कई क्षेत्रों में बोली व समझी जाती है, तो क्या आ जाएगा? हिंदी। हिंदी हमारी जो हिंदी भाषा है कई क्षेत्रों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो हमें वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है, यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं, अशुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। करते हैं। सुषमा बगीचे में जाता है, तो क्या हो जाएगा? सुषमा एक लड़की है ये, तो जाता है नहीं हो सकता। सुषमा बगीचे में जाती है। साधु तपस्या कर रही है, तो साधु एक पुल्लिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? साधु तपस्या कर रहा है। वह लोग सर्कस देखने जा रहे हैं, तो वह नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वे, बहुवचन है, वे लोग सर्कस देखने जा रहे हैं। तेरे को यह पुस्तक किसने दिया है, तो क्या आ जाएगा? तेरे को नहीं होता, क्या हो जाएगा? तुझे, तेरे की जगह तुझे यह पुस्तक, पुस्तक किसने दिया है की जगह क्या हो जाएगा? दी है। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा के बारे में जाना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।